हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए अभी हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है अम्ल, भस्म और लवण, यानी एसिड, बेस एंड साल्ट। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे अम्ल और भस्म क्या है, उसको कैसे परिभाषित करें, और फिर अम्ल और भस्म के गुण के बारे में बताए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, प्रबल भस्म, दुर्बल भस्म, और सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रबल अम्ल क्या होता है। हम कहेंगे कि वैसा अम्ल, बहुत सारे ऐसे अम्ल हैं जिसको जब आप जल में घोलेंगे, वैसा अम्ल जिसे जल में घोलने पर पर्याप्त मात्रा में, यानी काफी मात्रा में, जिसे जल में घोलने पर काफी मात्रा में हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। वैसा अम्ल जिसे जल में घोलने पर पर्याप्त मात्रा में, यानी काफी मात्रा में हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, उसको हम प्रबल अम्ल कहते हैं। तो देखिए अम्ल का ये खासियत ही होता है कि जब आप उसको जल में घोलेंगे तो हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा। लेकिन कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जिसको जल में घोलने पर बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन मुक्त होता है, और कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जिसको जल में घोलने पर कम ही मात्रा में हाइड्रोजन आयन मुक्त होता है। तो जब अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन मुक्त होगा तब वैसे अम्ल को हम क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम आपको एग्जांपल देते हैं इसका प्रबल अम्ल का, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड ही है, H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये प्रबल अम्ल का उदाहरण है। वहीं अगर हम देखें HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल है और ये भी प्रबल अम्ल का ही उदाहरण है। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो ये भी प्रबल अम्ल का ही उदाहरण है, मतलब ये भी प्रबल अम्ल होता है, क्योंकि ऐसी ये अम्ल है जो जल में घुलने के बाद काफी अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। जबकि दुर्बल अम्ल की बात करें, यानी वीक एसिड के बारे में, तो हम कहेंगे वैसा अम्ल जिसे जल में घोलने पर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन मुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल भी हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स इसका भी। जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं कार्बोनिक एसिड का, कार्बोनिक अम्ल का, H2CO3, तो ये दुर्बल अम्ल का उदाहरण, इसको जल में घोलने पर कम मात्रा में मुक्त होता है, मतलब हाइड्रोजन आयन। वहीं अगर हम बात करें CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। एसिटिक अम्ल जो सिरका में पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल को भी जब आप जल में घोलेंगे तो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन मुक्त होता है, इसलिए इसको भी दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब मान लीजिए कि हम यहाँ लिखते हैं बोरिक अम्ल, H3BO3, ये बोरिक अम्ल का सूत्र होता है और इसमें भी ये भी जल में घुलकर कम ही हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, इसलिए दुर्बल अम्ल के उदाहरण है। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रबल भस्म का। ये क्या होता है भाई, तो हम कहेंगे वैसा भस्म जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करता है या हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रबल भस्म कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये प्रबल भस्म है, क्योंकि जब इसको आप जल में घोलेंगे तो काफी अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करता है ये। वही अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की भी बात करें तो ये भी जल में घुलने के बाद काफी अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अगर दुर्बल भस्म की हम चर्चा करेंगे तो हम कहेंगे कि वैसा भस्म जो जल में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करता है, कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करता है, उसको हम कहते हैं दुर्बल भस्म। चलिए इसका भी एग्जांपल आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, CaOH2, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है और ये दुर्बल भस्म है, क्योंकि जब इसको जल में घोलेंगे तो कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त होगा। वहीं अगर देखा जाए एक और एग्जांपल यहाँ पे हम आपको देते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH,
ये क्या है, ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको भी जल में घोलने पर कम ही मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त होता है, इसलिए इसको भी हम दुर्बल भस्म कहते हैं। ठीक है, तो आपको तो समझ में आ गया होगा क्या होता है प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, और प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। अब आइए इसके बाद हम समझाते हैं कि क्या होता है सांद्र अम्ल यानी कंसंट्रेटेड एसिड, और तनु अम्ल यानी डाइल्यूट एसिड जो होता है, ये क्या होता है इसको भी हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ सांद्र अम्ल की और अगर हम बात करें तनु अम्ल की, तो ये डिपेंड करता है कि जब हम अम्लों की विलयन बनाते हैं, जब हम अम्ल का विलयन तैयार करते हैं, ठीक है, जब किसी भी अम्ल का विलयन बनाया जाता है यानी उसका सॉल्यूशन, उसका हम घोल तैयार करते हैं, तो उस विलयन में अम्ल की कितनी मात्रा है, उस विलयन में कितने मात्रा में अम्ल मिलाया गया, उस बात पे डिपेंड करता है सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। यानी किसी अम्ल में विलयन के मात्रा की, सॉरी उल्टा बोल दिए, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर अगर देखा जाए तो हम अम्ल को दो भाग में बांट सकते हैं, एक सांद्र अम्ल और एक तनु अम्ल। देखिए जैसे मान लीजिए कुछ समय के लिए कि कोई पदार्थ है जिसको मतलब जिसमें हम किसी अम्ल को घोले हैं, और अम्ल को जिस पदार्थ में घोला गया है, अगर उस विलयन में मतलब सॉल्यूशन तैयार होने के बाद जब विलयन तैयार हो गया, उस विलयन में अगर अम्ल की मात्रा अधिक है, अम्ल की मात्रा अधिक है, और जिस पदार्थ में घोला गया है उस पदार्थ की मात्रा कम है, और उसमें जो अम्ल डाला गया है उस अम्ल की ही मात्रा अगर अधिक है, तो ऐसी स्थिति में इस अम्ल को हम सांद्र अम्ल के नाम से जानते हैं। फिर से सुनिए, हम कहेंगे कि जब किसी अम्ल का विलयन बनाया जाए और उस विलयन में अम्ल की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो, तब हम उसको सांद्र अम्ल कहते हैं। और जब किसी अम्ल का विलयन तैयार किया जाता है, किसी अम्ल का सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, और उस विलयन में अपेक्षाकृत अम्ल की मात्रा कम हो, यानी जिस पदार्थ में घोला गया है उस पदार्थ की मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा उसमें क्या हो, कम हो, तो फिर ऐसे अम्ल को तनु अम्ल के नाम से जाना जाता है। अब इसमें जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो भाई ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी हो सकता है और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी हो सकता है। मान लीजिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम किसी पदार्थ में घोल रहे हैं, और जिस पदार्थ में घोल रहे हैं उस पदार्थ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा जो है अपेक्षाकृत अधिक है, तो उसको हम कहेंगे सांद्र अम्ल है। और किसी पदार्थ में जब इसको घोले और जिस पदार्थ में इसको घोला गया है उसके कंपैरिजन में इसकी मात्रा अगर कम हो गया, तब इसको हम कहेंगे तनु अम्ल। तो देखिए भोजपुरी में बोलते हैं ना तनी सा, तनी का मतलब क्या, थोड़ा सा, कम। तो जब अम्ल की मात्रा कम होगा तो तनी अम्ल यानी तनु अम्ल इसको हम बोलेंगे, और अधिक होगा तो सांद्र अम्ल कहेंगे। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम बताएं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में इससे आगे बढ़ के हम आपको समझाने वाले हैं कि भाई प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म का डेफिनेशन तो हम समझ गए, लेकिन हम कैसे मापेंगे कि कौन सा अम्ल कितना प्रबल है और कौन सा अम्ल कितना दुर्बल है, यानी अम्ल या भस्म की प्रबलता कितनी अधिक है कि कितनी कम है, इस चीज को मापने के लिए हम कौन से स्केल का यूज करेंगे, इसको हम अगले क्लास में समझाएंगे।